नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आज आपके सामने एक बहुत दिलचस्प कहानी, उत्तराखंड के रावतों की कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने यूँ तो पहले भी काफ़ी अध्ययन रावत जाति पर किया हुआ है, परंतु आज मेरा मन था कि इस विषय पर कुछ विस्तार से बोला जाए। बड़ा दिलचस्प है कि उत्तराखंड में बहुत सारे रावतों के बीच इस वक्त राजनीतिक चल रहा है और ये उसी क्रम में तीसरे रावत हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं लगातार। हरीश रावत जी के बाद इस वक्त इस दौड़ में शामिल थे, उनका नाम प्रमुख तौर पर है धनस रावत है। वो सत्यपाल रावत हैं और उनके जो शिष्य हैं उनको आदर से प्रेम से उनको सतपाल महाराज कहते हैं, मगर वो भी रावत हैं, हरक सिंह रावत। लोग ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैंने कल पूरी रात इसी विषय पर लगभग सुबह 4 बजे तक इसी विषय पर मैंने बहुत अध्ययन किया। जितने भी रेफरेंसेस मुझे मिल सका डाउनलोड किया, उन सबको अध्ययन करके रावतों का वीरता से भरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई मैं रुद्रप्रयाग का ब्राह्मण दरवाड़ी गांव का सुभाष शर्मा दरबोड़ा अपने नेतृत्व क्षमता जो उल्लेख मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स में मिला, उनमें से प्रमुख है एक तो 10वें हूण लोगों के आक्रमण हुआ करते थे 5वीं शताब्दी में। हूण शब्द में आज आपको चलिए थोड़ा सा ये मंगोल, ये जब हम चंगेज खान बोलते हैं जो उधर चाइना में, तो उनका नाम काफी अलग है, प्रोनाउंसिएशन की भी एक वहाँ अलग अलग होता है। तो हम जिनको चंगेज खान के नाम से जानते हैं, वे आक्रमण करते थे, जिसे कहा जाए कि जो देना और स्थानीय महिलाओं के साथ दुराचार करना, ये सब उनकी एक रूटीन था। नहीं चाहता था कि चंगेज खान के जो वहाँ के उसके जो सैनिक हैं वो यहाँ स्थायी रूप से रहे, मगर शक्ति ताकतवर थे तो वो यहाँ रहने लगे। तो उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ, फिर स्थानीय ट्राइब्स के साथ, कुछ ने जबरदस्ती और कुछ ने संभवतः ताकत के बल पर कुछ तो नैन नक्श आज मंगोलियन यहाँ मिले हुए हैं, वो हमको वहीं से मिले हुए हैं, पहाड़ के और सीमांत क्षेत्रों में खास तौर पर। ये ठीक है कि बिल्कुल जो हमारा उत्तराखंड के इंटीरियर गांव हैं वहाँ तक तो वो नहीं पहुँच पाए, मगर उनका असर, उनके जो नीति थी अपनी जाति प्रजाति अपने डीएनए को फैलाने की, वो लगभग सभी जगह वो फैला पाए। उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ कुछ लोगों में जो एक मंगोलियन आकृति जो हमको मिली है शक्ल सूरत में, और जो स्किन का कलर है, जो कद काठी है, वो उन्हीं से मिली है। मगर मैं ये बता दूं आपको कि उस वक्त यहाँ पर जो राजपूत राजा थे हमारे, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनसे लड़ाई लड़ते थे, और राजपूतों की सेना में जितने वीर लोग थे जिन्होंने इन मंगोल्स का सामना किया, वो धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना गए, क्योंकि बहुत वीरता के साथ वो लड़े और बहुत लंबे समय तक वो बाधक बने रहे कि किसी तरह से उनसे लड़ाई लड़ी जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुए। यहाँ से उनकी अलग पहचान हुई, और जो युद्ध में असाधारण वीरता दिखाया करते थे उनको रावत की उपाधि दी गई। राजपुत्र शब्द सबसे पहले आया और राजपुत्र का अपभ्रंश बना राजपूत।
तो जो राजाओं के पुत्र थे, अच्छा, राजाओं का एक परंपरा रही है कि बड़ा कठिन जीवन होता है, युद्ध के समय अपने प्राणों को बिल्कुल हथेली पर रखकर वो अगुवाई करते हैं, और बहुत से राजा युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, ये आप जानते हैं। और शांति काल में प्रजा का ये धर्म था कि उनका हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए, और कई कई रानियां उनकी होती थी, बहुत रानियां होती थी। मुख्य रानियों के अलावा भी बहुत सारी रानियां, जिनमें कुछ को दासियां भी बोला जाता था, मगर अब राजा थे तो सभी महिलाएं उनके लिए उपलब्ध थी। तो उनकी जो संतान थी वो प्रिंस थे, और वो प्रिंस जब युद्ध कौशल सीखते थे, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, युद्ध कौशल सीखना, भाला धनुष, ये सब सीखते थे जब वो, तो उनमें से जो ज़्यादा वीर थे उनको रावत की उपाधि दी जाती थी। तो रावत की उपाधि पाने के लिए हर कोई युद्ध की कला में पारंगत होना चाहता था। तो मूल बात यह है कि रावत लोग बहुत बहादुर लड़ाके थे, बहादुर सैनिक थे, और युद्ध कला में पारंगत थे। तो जो इसमें ज़्यादा पारंगत हुए उनको रावत की उपाधि दी गई। इसमें अधिकांश राजपूत जाति के लोग थे, कुछ अन्य लोग भी थे, इसमें जाट भी शामिल थे, इसमें बहुत थोड़ी संख्या में कहीं कहीं ब्राह्मण भी शामिल थे। कुछ जगह जो भी स्थानीय परिस्थितियां रही हों उनकी वजह से कुछ मुस्लिम भी, उनको भी रावत की उपाधि दी गई। वो राजा के वफादार रहे होंगे या जो भी कुछ कारण रहा होगा। बहुत जगह गुप्तचर भी बनाए जाते थे, तो उसके पीछे कोई कहानी रही होगी। वो जो गुप्तचरों की बातें हैं वो फिर गोपनीय ही रह जाती हैं, मगर ऐसा उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के नाम भी मिले हैं जिनमें ये पाया गया कि ये मुस्लिम जो है उनके नाम के आगे कहीं ना कहीं रावत लिखा हुआ है। जैसे अहमद रावत है, इब्राहिम रावत है, ये शब्द हैं मुस्लिम जो है उनमें चल रही है। अर्थात वहाँ उनमें जो लड़ाके थे उनको भी रावतों की उपाधि दी गई। तो ये तो मैंने आपको प्रारंभिक इतिहास बताया। और उस वक्त कहीं भी हम लोग, जो ये इलाका था, ये यूपी हिल्स थी, उत्तर प्रदेश की हिल्स, और यहाँ कभी भी इधर मुगलों का राज नहीं रहा भी तो किसी ना किसी राजा से संधि करके उसी प्रकार से रहा। यहाँ कभी सीधे सीधे मुगल शासकों ने उस तरह से राज नहीं किया, मगर जो यहाँ के स्थानीय, वो चाहे चंद वंश के हों, चाहे पंवार वंश के हों, और चाहे ये टिहरी के जो राजा लोग थे, इनकी मित्रता रही है। इनकी कोई सीधे सीधे लड़ाई नहीं हुई। एक दो बार हुई भी, तो श्रीनगर का वो युद्ध सबको मालूम है। वहाँ पर एक हमारे यहाँ एक रानी हुआ करती थी जिन्होंने औरंगजेब के दूत की नाक तक काट दी थी। बहरहाल यहाँ विषय अंतर ना हो इसलिए मैं मूल विषय रावतों के, उत्तराखंड के रावतों के इतिहास पर पुनः लौटता हूँ। ये तो हुआ प्रारंभिक इतिहास। अब आइए कि जब मैदानी क्षेत्र में ये अधिकांश युद्ध हुए, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्रों में तो कोई बड़ा युद्ध हुआ नहीं, तो जब यहाँ कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ तो ये रावत जाति के लोग यहाँ कैसे पहुँचे? इसका जो पहला प्रमाण मिलता है वो है पृथ्वीराज चौहान के समय का, यानी वो जो काल था लगभग 12वीं शताब्दी का काल। तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान का जो काल था वो 1100 कुछ से लेकर के 1178 तक रहा है। 1178 से 1192 ये पृथ्वीराज चौहान का काल रहा है। वो बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, और जितने दिन उन्होंने राज किया, जितने दिन वो जीवित रहे, नित उन्होंने हर रोज एक बहादुरी की, वीरता की नई कहानी लिखी। तो उनके शासन में, उनके शासनकाल में
रावत लोग, उनका बोलबाला था, उनका बड़ा आदर था राज दरबार में भी और स्थानीय जनता में भी। तो ये जो देश के मैदानी क्षेत्र है ना, ये इनकी बात है। और उसमें भी जब उधर पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर जब अटैक हो, पाकिस्तान का मतलब है पश्चिमी भारत, जिसकी सीमाएं उस वक्त उधर ईरान से मिलती थी, अफगानिस्तान से मिलती थी। मैं उस वक्त के भारत की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे ना, उनका नाम था हरिराज। तो पृथ्वीराज चौहान जी के शासन के पतन के बाद 1191 में जो पृथ्वीराज जी के चौहान के जो भाई थे हरिराज, उनके साथ बहुत सारे सैनिक, जिनमें ज़्यादातर अजमेर और मध्य प्रदेश का कुछ राजसमंद का इलाका वो भी उसमें शामिल था, जो पाली जिला है राजस्थान का वो भी उसमें शामिल था। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को मोहम्मद गौरी के अत्याचार से बचाने के लिए वो लोग इधर जो हमारे उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके थे उनमें आए, और सबसे ज़्यादा वो आकर के बसे गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल में भी सबसे ज़्यादा पौड़ी में बसे, कुछ टिहरी में बसे, कुछ थोड़ा सा और आगे निकल गए जो कुमाऊं का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक वो लोग पहुँचे। और वहाँ पहुँच के उन्होंने फिर अपने अपने यहाँ पर छोटे छोटे गढ़ बनाए, और इस प्रकार के सब मिलाकर 52 गढ़ बने, और 52 गढ़ों का ये गढ़वाल। तो यहाँ भी उन्होंने आते ही अपने अपने क्षेत्रों की सीमाएं बना ली, और उनमें प्रमुख रूप से एक तो अजमेर पट्टी है और दूसरी उदयपुर पट्टी है। इसके अलावा और भी हैं, जैसलमेर पट्टी और ढांगू पट्टी। ये सब जिस प्रकार से राजस्थान में थी, जहाँ से माइग्रेट हुए, और ज़्यादातर माइग्रेशन का कारण यही रहा कि जब राजा का राज्य चला गया और जो मोहम्मद गौरी के जो सैनिक थे वो अत्याचार करने लगे परिवारों के साथ, शांति काल में भी परिवारों के साथ, महिलाओं के साथ जब जबरदस्ती जाति करने लगे, तो उन्होंने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ही ले जाना उचित समझा। तो वो बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त यहाँ पर लोग माइग्रेट हुए। आज भी इन्हीं नामों से अजमेर पट्टी, जैसलमेर पट्टी और इस प्रकार के वहाँ पर पट्टियाँ अभी भी मौजूद, लंगूर पट्टी, ढांगू, ये सब मौजूद है। तो जो आदमी जहाँ से आया वो ज़्यादातर एक जगह के लोग यहाँ भी एकत्रित होकर के अपनी जान पहचान के लिए यहाँ आकर के वो सब बसे। और आज भी लगभग 22 जनरेशन्स जो प्रमाण मौजूद हैं, लगभग 22 जनरेशन्स हो गई हैं, जो अधिकांश राजपूत लोग, इसमें सभी हैं मिक्स। चौहान लोग भी थे, इसमें चंदेल लोग भी थे, इसमें और भी कई जातियां थी। तो इसमें 22 जनरेशन्स के बाद फिर जब उनके जो आगे औलादे हुई, तो उनमें फिर एक राव करासी उनके समर्थक बन गए, और एक रावत भीम सिंह उनके समर्थक यहाँ बन गए। और इसी प्रकार से वंशावली में ये हो गया कि हम तो साहब भीम सिंह वाले रावत हैं, दूसरों ने कहा हम राव करासी वाले रावत हैं। और एक शुरू से परंपरा थी कि रावत लोग अपने से ऊंचे राजपूतों में ही, अपने से बड़े राजपूतों में ही अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादी करना पसंद करते थे वो, और आपस में अपने गोत्र में शादी करना उन्हें पसंद नहीं था, और कोशिश की जाती थी कि ना हो। तो ऐसे में फिर जो रिश्तेदारी फैलाने का जो परिधि थी वो छोटी हो गई। तो उसके बाद 22 जनरेशन्स के बाद दोनों जो राव करासी और रावत भीम सिंह, जो इनके बीच में
फिर बैठकें हुई और बैठक के बाद ये तय हुआ कि हम लोग 22 पीढ़ी हमको हो गई, हम लोग आपस में शादियां अपने अपने बच्चों की एक दूसरे से कर सकते हैं। और उसमें जो चौहान रावत राजपूत थे ये, और ये अपने ही कुल में जो शादी ना करने की परंपरा थी, तो 22 पीढ़ी को बहुत लंबा माना गया। और इसमें इस परंपरा को शुरू करने के लिए कि इन दोनों के समर्थकों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो सके, राव करण सिंह चौहान, राव करण सिंह चौहान जो कि रावत थे, उनकी बेटी और रावत भीम सिंह की का बेटा, इनके बीच में पूरे समाज के सामने सार्वजनिक रूप से इन दोनों के बीच शादी ब्याह के संबंध खोलने के लिए रिश्ता किया गया। और उसके बाद से एक दूसरे में शादियां होने लगी और इस प्रकार से रावतों का खानदान बढ़ता गया। आज जब बात करते हैं हम कि आज हमारे प्रदेश में रावतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो समाज में अग्रणी भूमिका भी निभा रहे हैं। मैं सुबह सोच रहा था कि पौड़ी जिला, जो कि खास तौर पर रावत जाति का एक गढ़ है पौड़ी जिले में, उनमें मैंने जब ऊपर से हिसाब लगाना शुरू किया तो श्रीनगर में धन सिंह रावत, ये सब पौड़ी जिले की बात कर रहा हूँ, 8 विधानसभा सीटें हैं कुल, तो श्रीनगर में धन सिंह रावत, फिर इधर आ जाइए चौबट्टा खाल में, वहाँ से तीरथ सिंह रावत जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ से विधायक रहे हैं, वो उससे पहले पौड़ी से भी रहे हैं और अभी इस वक्त पौड़ी गढ़वाल से ही सांसद हैं। फिर आइए सतपाल महाराज, तो सतपाल महाराज स्वयं इस वक्त चौबट्टा खाल के विधायक हैं और वहाँ से सांसद भी पौड़ी से रहे हैं। फिर और नीचे आइए तो हमारे बहुत प्रसिद्ध नेता भारत सिंह रावत जी के सुपुत्र दिलीप सिंह रावत जी, महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी, वो लैंसडाउन से विधायक है। फिर कोटद्वार आ जाइए तो कोटद्वार से हमारे मौजूदा विधायक हरक सिंह रावत है, जो कई अलग अलग विधानसभाओं से विधायक रहे हैं, पौड़ी से भी रहे हैं, रुद्रप्रयाग से भी रहे हैं, लैंसडाउन से भी रहे हैं और वर्तमान में कोटद्वार के विधायक हैं। तो ये एक बड़ी अजीब कहानी देखने को मिली। अर्थात रावत इतने, उनमें नेतृत्व क्षमता इतनी है कि ये 4 तो वो हैं, 8 में से 4 जो वर्तमान में विधायक हैं। अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो इनमें प्रमुख तौर पर जो दूसरे नंबर पर आए, जो इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, वो भी इनमें मूल रूप से रावत ही थे। तो रावत इतना एक पॉपुलर नाम है और इतना ज़्यादा उनमें नेतृत्व की क्षमता और आगे समाज में आगे बढ़ कर के, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो, चाहे वो राजनीतिक लड़ाइयाँ हों, उसमें वो हमेशा आगे रहे और समाज को लीड किया। यही कारण है कि आज अभी 3 रावत तो लगातार यहाँ उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया और अभी इतने ही वेटिंग में हैं जो पूरी तरह हर वक्त समाज में आगे रहते हैं। और अगर गिनने लगे कि अब तक कितने रावत आए, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो सर्वप्रथम नैन सिंह थे 19वीं शताब्दी में। ये नैन सिंह जी थे, देखिए ये उनका, मैं आपको यहाँ फोटो भी दिखा रहा हूँ इस वक्त, आपको ये तस्वीर जो उनकी दिख रही है, ये नैन सिंह जी एक बेहद बहादुर व्यक्ति थे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। नैन सिंह रावत, ये कुमाऊं के थे नैन सिंह रावत, और इन्होंने उस जमाने में अंग्रेजों ने इनकी सेवाएं ली। अब ये समझ लीजिए कि क्या कौशल इनके पास रहा होगा। और इन्होंने जो अद्भुत काम उस वक्त किया, तिब्बती क्षेत्र जो भारत की सीमाओं से लगा हुआ था, उस पर ब्रिटिश सरकार की तो नज़र थी ही, क्योंकि हमसे लगा हुआ क्षेत्र था और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर उस वक्त राज करती थी। तो किसी तरह से वहाँ ब्रिटिश सरकार का दखल बढ़े, तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई, वहाँ की ज्योग्राफी आदि सबको जानने के लिए
उन्होंने नयन सिंह रावत जी को वहाँ पर भेजा। दीपा अग्रवाल जी एक बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी, उसमें इस संबंध में प्रामाणिक रूप से उनके फोटोग्राफ के साथ बहुत विस्तार से लिखा है। और उनके नयन सिंह रावत जी कुमाऊं के, और उनके साथ मणि सिंह जी, ये दोनों उनके कज़न थे, वो उनके चचेरे भाई थे। ये दोनों चचेरे भाई थे या भतीजे थे, मुझे यह नहीं मालूम। अंग्रेजी में कज़न शब्द के कई इस्तेमाल होते हैं। तो वो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए टास्क की वजह से पैदल मार्ग से चुपचाप कुमाऊं के रास्ते तिब्बत में प्रवेश उन्होंने किया, और बिना किसी यंत्र के अपने कदमों के अंदाजे से, अपने कदम गिन के उन्होंने तिब्बत की लंबाई चौड़ाई और वहाँ की पूरी ज्योग्राफी को नाप डाला, और उसके हिसाब से वहाँ का एक नक्शा बनाया। तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना कोई यंत्रों के सर्वे करने वाले नयन सिंह रावत जी का उल्लेख यहाँ मुझे सबसे पहले मिला है, आधुनिक काल का। अब पुराने तो मैंने आपको गिना दिए, पृथ्वीराज चौहान जी के जो भाई थे, उनका हरिराज, उनका मैंने गिनाया। लेकिन जो गजेटियर में जिनका जिक्र है और उन्होंने नाप के अपने जीवन का रिस्क लिया, यानी बहादुर भी थे और कुशाग्र भी थे, और काल परिस्थितियों के हिसाब से कैसे जीवित रहे और किस प्रकार से तिब्बत के क्रूर शासकों से, क्योंकि उनको अगर एक बार जासूसी के शक में पकड़ लिया जाता तो उनका वापस लौटना मुश्किल था। और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक, नयन सिंह रावत जी ने उनको अपने दिए हुए काम को निभाया। और वो जो नक्शा उन्होंने उस वक्त अपने कदमों से नापकर, उन्होंने 2 कदमों के बीच की दूरी को नापा होगा और फिर कदम गिने होंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। और उनको याद करके नक्शा बनाया तिब्बत का, और जो आज बाद में सैटेलाइट से जो सर्वे होते हैं हूबहू वैसा ही पाया गया। कोई फर्क ही नहीं था उनके उस वक्त कदमों से नापने में। यानी कितनी मेहनत, कितने साल लगे होंगे, कितना बड़ा संकल्प चाहिए होगा। तो उन नयन सिंह रावत जी के ही आज हमारे बीच में जो जितने भी रावत लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनके गुण आज के हमारे इन रावतों में आए। उनमें बहुत सारे रावत हैं। हरीश रावत जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, तो आइए उनका नाम भी हम ले लेते हैं। फिर उनके यहाँ तो रावतों की भरमार है। बच्चे सिंह रावत प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और वहाँ सांसद भी रहे। और रणजीत रावत हुए, वो भी प्रमुख नेता इस वक्त कुमाऊं के हैं। अब अगर यहाँ आ जाए तो ये 4-5 रावत तो मैंने आपको गिनाए। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज रावत, वो भी रावत हैं। ये इन सबको गिने तो अभी रावतों की लिस्ट समाप्त नहीं हुई। बहुत सारे रावत आज भी इस वक्त भी विधायक हैं। अगर गिनना शुरू करें तो उत्तरकाशी के प्रमुख रावत जो थे, उत्तरकाशी क्षेत्र के, जमुना बेल्ट के, मैं उनका नाम पहले ले रहा हूँ क्योंकि वो थे राजेंद्र सिंह रावत जी। राजेंद्र सिंह रावत जी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, लंबे समय तक जिला पंचायत के चेयरमैन रहे। और उनके भाई केदार रावत, वो आज वहाँ से जमुनोत्री से विधायक हैं। फिर गोपाल रावत जो मूल गंगोत्री से आज विधायक हैं, वो भी एक प्रमुख रावतों में, मतलब अर्थात सभी जगह ये रावत लोग फैले हुए हैं। और इनका इसमें कोई शक नहीं कि अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी संघर्षशीलता, अपने संकल्प के सहारे आज ये उत्तराखंड की राजनीति में छाए हुए हैं। तो अभी लिस्ट समाप्त नहीं हुई, बहुत लंबी इनकी सूची है। आप सब जानते हैं, मेरे भी ना जाने कितने ही रावत मित्र हैं। उनमें से कुछ चौहान हैं, कुछ असवाल रावत हैं, कुछ उसमें से चंदेल रावत हैं। ये सब मेरे व्यक्तिगत मित्रों में से हैं जैसा, लेकिन कभी इनको इस तरह से जोड़ करके मैंने नहीं देखा था। तो आज आपको मैंने ये उत्तराखंड का जो इतिहास बताया,
ये बड़ा मज़ेदार है। हाँ, रावत लोग पूरे देश में फैले, ऐसा नहीं खाली यहीं आए हों। रावतों में जब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। गाजियाबाद के प्रमुख नेताओं में से हैं सूदन रावत, और उनसे हमारे एक मित्र की बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी है। वो जाट है, जाटों में भी रावत होते हैं, क्योंकि ये तो एक उपाधि है, ये तो एक मानसिक स्थिति है। आपने बहादुरी दिखाई, आप राज दरबार की नज़रों में आए और आपने कोई बहादुरी का कारनामा करके दिखाया और आपको रावत उपाधि मिली। तो ये कान्हा रावत हैं। 1640 से 1684 में इनकी वीरता की गाथाएं थी। ये जाट है। इनका चित्र भी मैं इस वक्त आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये कान्हा रावत है, देखिए। तो इनके जो आज जो इनके उत्तराधिकारी हैं, इनको जाट बिरादरी में बड़ रावत कहते हैं, बड़ रावत। तो बड़ रावत का तो मोटे तौर पर यही अर्थ लगाया जा सकता है कि बड़े रावत हो सकता है इन्होंने अपने आप को रावतों में बड़ा घोषित कर दिया हो, वो कहानी कुछ और होगी। ये जाट गोत्र है, इसको बड़राया भी बोलते हैं। ये समय काल के हिसाब से अपभ्रंश बन जाते हैं, इनको बड़राया भी बोलते हैं। बड़ रावत तो ये मूलतः है, और फिर ये बड़ रावत से बड़राया भी बन गए। ये जाटों का एक गोत्र है। तो इसके अलावा मैंने स्वयं देखा है, ये मध्य प्रदेश की शिवपुरी जो इलाका है, वहाँ भी बहुत, मतलब शिवपुरी इलाका और उत्तर प्रदेश का जो चंबल से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ भी रावत बहुत हैं। आगरा में और इटावा में, और वहाँ इनको बहुत सारी जगह इनको पिछड़ी जाति में भी शामिल किया गया है। जैसे उत्तराखंड में यहाँ पर सारे ही रावत राजपूत हैं, और उनमें कुछ चंदेल थे, कोई असवाल थे, कोई उस पर चौहान थे, वो अलग बात है। मगर क्योंकि ये एक उपाधि है, तो इतनी पॉपुलर और इतनी सम्मानजनक ये उपाधि है कि बाद में लोगों ने अपनी मूल जाति को छोड़ के अपने नाम के आगे रावत लिखना शुरू कर दिया। हालांकि जब दो पुराने रावत बैठते हैं तो वो एक दूसरे से ये पूछते हैं कि कौन से रावत, फिर उसमें आगे सब क्लासिफिकेशंस अलग से हैं। तो ये उत्तराखंड के रावतों का मैंने आपको मोटा मोटा इतिहास बताया। और ये अजमेर पट्टी, जैसलमेर पट्टियाँ, ये आज भी उसी तरह मौजूद हैं, और एक दूसरे से मेल मिलाप और अपने अपने शौर्य को जो आज भी उसका प्रदर्शन करने के लिए आज भी थल नदी के किनारे जो चमड़े की बनी हुई होती है जानवर के, और उसके अंदर बहुत भारी कोई स्थानीय फल डाल दिया जाता है, लगभग 15 किलो वजन का। उसको मैदान के बीचों बीच रखकर उदयपुर और अजमेर पट्टी के लोगों के बीच में चुनौती होती है, और उस गेंद को दूसरी तरफ ले जाने के लिए दोनों टीमों में संघर्ष होता है, जो एक समय तो कई कई दिन तक चलता था। अंग्रेजों ने भी इस खेल को नोटिस किया, और उन्होंने इनकी दोनों अजमेर पट्टी और जो हमारी उदयपुर पट्टी है, यहाँ के लोगों की वीरता और साहस को देखा, तो उन्होंने ये घोषित किया से ज़्यादा अगर इसमें लोग मर गए, आपके ऊपर सैकड़ों लोग उस गेंद को झपटने में बड़ा चलती रहे। उदयपुर पट्टी और अजमेर पट्टी के लोग एक दूसरे को जानते रहे, अपनी वीरता दिखाते रहे, और अपने शौर्य, अपने बल, अपनी वीरता को वो और मजबूत करते रहे। इस उद्देश्य से कोई दुश्मनी नहीं थी, यानी मित्रता में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जान देना, ये रावतों का गुण है। ये इस गुण को सलाम। वो गेंदी का मेला वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, और अब तो शायद उसकी कोई समय सीमा कर दी गई है, और कोशिश की जाती है कि इसमें हिंसा कम से कम हो, चोट भी कम से कम लगे, और कम से कम इतना ध्यान तो शासन प्रशासन रखता ही है कि इसमें ऐसी स्थिति ना आ पाए कि कहीं किसी की उस छीना झपटी में मृत्यु हो। तो ये मैंने आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास दिखाया। तो अभी तो 3 रावत आए हैं, आगे भी तैयार रहिए, क्योंकि जिसमें वीरता होगी, जिसमें साहस होगा,
जो किसी भी कीमत पर सफलता पाने की जद्दोजहद अपने अंदर समा करके रखता होगा, अब वो तो आगे बढ़ेगा ही। रावतों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला आप कर ही नहीं सकते। बंगारी रावत, उनियाल रावत, राय रावत, गोडला रावत, असवाल रावत, और फिर इनकी सब क्लासिफिकेशन, ये सभी लोग जो थे ये बाद में बने। एक मज़ेदार बात यह है, जो विश्व का एक सर्वेक्षण है, विकिपीडिया से मुझे मिला, कि विश्व में जितनी भी सरनेम लिखे जाते हैं, इतना बड़ा विश्व, 750 करोड़ के लगभग, हो सकता है 800 ही करोड़ हो गई हो, ये तो गिनती पूरी होते होते 10 साल लग जाते हैं, तब तक 100 करोड़ 50-100 करोड़ बढ़ना बड़ी, तो मोटा मोटा 750 से 800 करोड़ इस वक्त विश्व की आबादी है। तो उसमें ये सबसे पॉपुलर जातियां जो लिखी जाती है, उनमें इसका 2070वां नंबर है। 2070वां सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जाति, उपजाति अगर कोई है तो वो है रावत। ये अफ्रीका में बहुत बड़ी तादाद में है। जाहिर है किसी वक्त माइग्रेट हुए होंगे, काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी रहा होगा। अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में है, और इधर मिडिल ईस्ट में भी बहुत बड़ी तादाद में है। वो समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था जब ईरान से और यूएई से लगी हुई हमारी लगभग उससे लगा हुआ पाकिस्तान का वो क्षेत्र वहाँ तक था, और वहाँ तक इन लड़ाके फौजियों ने धूम मचाई थी। तो जाहिर है उसकी कोई मांग रही होगी, वहाँ ये जा करके बस गए। तो आज वहाँ है, अफगानिस्तान में है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हर 22,000 लोगों में से एक आदमी इस दुनिया में रावत है। ये सब मैंने डेटा निकाला है, तो बड़ा मज़ेदार डेटा है। एक चीज़ और है, अब समय बदल रहा है, मगर कहते हैं ना कि वीरों की आयु ज़्यादा नहीं होती। वीर व्यक्ति, उसकी बर्दाश्त क्षमता कम होती है, उससे अन्याय नहीं देखा जाता, तो वो समाज में आगे कूद जाता है। तो एक समय था जब रावतों की औसत आयु 50 वर्ष से कम थी, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ कर के स्वयं नेतृत्व किया, युद्ध में नेतृत्व किया, लड़ाइयों में नेतृत्व किया, और हर बार तो जीत नहीं होती, बहुत बार सैनिक वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक और प्रमाण है कि बिना किसी बीमारी के, जिस जाति प्रजाति को कोई बीमारी ना हुई हो, मगर औसत आयु 50 वर्ष से कम रही हो, अर्थात वीरता में उन्होंने अपने प्राण, युद्ध में अपने प्राण गंवाए, तो ऐसी जाति जो अपनी औसत आयु की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए भी आगे बढ़ी, तो ऐसे रावतों को प्रणाम। नए मुख्यमंत्री TSR तीरथ सिंह रावत जी, आप भी उसी परंपरा के वाहक हो, तो हमें उम्मीद है कि वो शौर्य आप यहाँ दिखाएंगे। तो ये एक के बाद एक जो हमारे बीच में रावत मुख्यमंत्री हमको मिल रहे हैं, उसके पीछे का इतिहास ये है कि वो रेस में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और आगे भी हैं। तो अभी और रावत आएंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए, और रावतों के जो शौर्य है उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इतिहास अभी और लिखा जाना है। इतिहास इस वक्त बाकायदा दस्तक दे रहा है। जैसे जैसे रावत अपना लोहा मनवाकर नेतृत्व के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इतिहास में नए पन्ने भी लिखे जा रहे हैं। भविष्य में जब कुछ और नए पन्ने लिखे जाएंगे तो आपके बीच फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मैं आज एक शोधकर्ता के रूप में आज के इस YouTube चैनल में आपके बीच से इस वक्त विदाई लेता हूँ। किसी और दिलचस्प तथ्य के साथ आपके बीच दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।